दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी और घटनाचक्र डिजिटल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सायास टेस्ट सीरीज जो यूपी पीसीएस 2025 प्रिलिमिनरी एग्जाम को केंद्रित है, हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुकी है और ये टेस्ट सीरीज ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड दोनों में आपको उपलब्ध होगी। स्क्रीन पर एक नंबर दिखेगा आपको, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। अब ये टेस्ट क्यों खास है, क्यों आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए और इसका मैकेनिज्म क्या है। सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है वो हमेशा मैकेनिज्म पर निर्भर होता है। ये मैकेनिज्म किस मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं मैं? वो मैकेनिज्म है कि परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किन प्रश्नों के पूछे जाने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन सवाल है इसको तय कैसे किया जाए। तो आज मैं घटना चक्र की जो पहली टेस्ट सीरीज का जो पहला हिस्सा है, 8 टेस्ट हैं हमारे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैं दे चुका हूं वीडियो में भी। वो पहला टेस्ट कैसा रहा, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए और हमने कैसे एक्सप्लेनेशन दिया और प्रश्न हमने क्यों पूछा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, आयोग जब परीक्षा में कोई प्रश्न बनाता है, कोई प्रश्न बनाता है तो वो प्रश्न क्यों बनाता है, इसको समझने की हमने कोशिश की, इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश की और इसके स्ट्रेटजी को डेवलप करने की कोशिश की और उसी स्ट्रेटजी पर आधार लेकर हमने टेस्ट सीरीज निर्मित की है। पहले टेस्ट के कुछ प्रश्नों को आज देखेंगे और इन प्रश्नों को देखकर उस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे कि आपको ये टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करना चाहिए और अगर आप नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो आप इस मैकेनिज्म को कैसे समझें। फॉर एग्जाम्पल, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत से निर्यात होने वाले सबसे निम्नलिखित में से भारत से निर्यात होने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण समुद्री खाद्य कौन सा है। यह प्रश्न पूछा गया है, पहला प्रश्न है हमारी टेस्ट सीरीज के पहले हिस्से का, जो ऑफलाइन भी आयोजित की गई है, ऑनलाइन भी की गई है। इसका उत्तर है झींगा, झींगा। और अब हमने यह प्रश्न क्यों रखा है जीएस में, तो देखिए हमारा यह मानना है कि आयोग जीएस से संबंधित जितने प्रश्न पूछता है, जितने भी प्रश्न पूछता है, उसका पुट कहीं ना कहीं करंट अफेयर से जुड़ा होता है। उस तरह की कोई भी घटना, कोई महत्वपूर्ण घटना उस साल घटित होती है और उसका बैकग्राउंड लेकर जीएस में प्रश्न पूछा जाता है। अब अगर इस प्रश्न को देखें हम कि भारत से निर्यात होने वाला सबसे अधिक समुद्री खाद्य कौन सा है, तो इसका उत्तर अगर झींगा है तो ये क्यों ये प्रश्न पूछा जाएगा। ये प्रश्न इसलिए पूछा जाएगा कि मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के हिसाब से भारत का कुल समुद्री खाद्य निर्यात वित्त वर्ष 23-24 में 7.38 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इसमें झींगा का योगदान मात्रा के अनुसार 40.19% और कुल आय का कितना है 66.12% है। ये एक रिपोर्ट आई थी। अब इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर हमने अपने टेस्ट में इस प्रश्न को रखा है और आयोग भी यही करता है कि करंट से कोई ना कोई संबंध स्थापित करके वो जीएस में प्रश्न को पूछता है। तो ये मैकेनिज्म हमने डेवलप करने की कोशिश की है। पहला टेस्ट का ये सब प्रश्न है और एक और करंट अफेयर से संबंधित घटना इसी साल घटी, जो क्या थी, झींगा निर्यात पर हालिया अमेरिकी टेरिफ, प्रस्तावित 26% टेरिफ से $7 बिलियन उद्योग पर दबाव, भारतीय निर्यातकों ने कीमतें घटाई। ये एक और इंसिडेंट हुआ था। ये करंट अफेयर्स का मामला है। मतलब हमारा कहने का क्या मतलब है, हमारा कहने का मतलब है, जब हम बहुत ध्यान से आप इसको समझिएगा, जीएस का कोई प्रश्न लेते हैं, जीएस का कोई प्रश्न लेते हैं जीएस का कोई प्रश्न लेते हैं, मान लीजिए कोई भी प्रश्न लेंगे और उस टेस्ट में रखेंगे। एक क्वेश्चन हमने जीएस का उठाया, मान लीजिए यही झींगा मछली वाला प्रश्न है। इस प्रश्न को हमने अपने टेस्ट में रखा। आयोग जब 150 क्वेश्चन बनाता है, आयोग जब भी 150 क्वेश्चन बनाता है, आप ध्यान रखिएगा, 150 क्वेश्चन आयोग बनाता है
तो एक एक प्रश्न के बनाने के पीछे कोई रीजन होते हैं। मैं बार बार इस बात को इंगित क्यों कर रहा हूं? कभी ऐसा नहीं होता कि आयोग ने 150 क्वेश्चन कुछ भी सोचकर बना दिया, ऐसा नहीं है। जब विशेषज्ञों को यह बताया जाता है, ये कहा जाता है कि आप प्रश्न बनाइए, तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि जब वो प्रश्न बनाएंगे, जब वो प्रश्न का निर्माण करेंगे, तो प्रश्न के निर्माण का कारण भी बताना होगा उनको। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ भी बना दिया जीएस में। तो ये प्रश्न के निर्माण का कारण क्या है, किस कारण से आपने 150 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन रखा। अब झींगा निर्माण, झींगा मछली वाली जो बात है, भाई उत्पादन और विनिर्माण से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, 1000-2000 प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न को उठाने का रीजन क्या होगा, इसी कारण को एम्फेसिस करना है और इसी कारण को खोजने का हमने प्रयास किया है। इसका मतलब क्या है, अगर जीएस का कोई प्रश्न बनता है तो इसका मतलब है उस प्रश्न के पीछे कोई करंट की घटना जिम्मेदार होगी, कोई सामयिक घटना महत्वपूर्ण होगी, कोई सामयिक घटना जरूर हुई होगी जिस घटना की वजह से जीएस का वो प्रश्न पूछा गया है। और इसी सामयिक घटना के समीकरण को, इसी मैकेनिज्म को, मैं बार बार एक शब्द कह रहा हूं, क्या, मैकेनिज्म, इसी मैकेनिज्म को ब्रेक करने की कोशिश हमारे संस्थान ने की है। और इसी मैकेनिज्म को आधार लेते हुए, इसी मैकेनिज्म को आधार बनाते हुए हमने पहला टेस्ट बनाया, दूसरा टेस्ट बना रहे हैं, तीसरा बना रहे हैं। कुल जो 8 टेस्ट हैं हमारे, 8 ऑनलाइन टेस्ट हैं। आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आप ऑनलाइन और ये ऑफलाइन दोनों टेस्ट को आप परचेज कर सकते हो। हमारे ऐप पे आप ऑनलाइन दे सकते हो, और हमारा सेंटर है एलनगंज, अगर जो लोग इलाहाबाद में रहते हैं, प्रयागराज में, डीजे हसल के ठीक सामने, थोड़ा सा आगे जब आएंगे होली ट्रिनिटी स्कूल है, उसके पास हमारा सेंटर है। तो ये मैकेनिज्म हमने समझने की कोशिश की है, ये मैकेनिज्म हमने यहाँ बताया आपको। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे। 3-4 चीजें, एक प्रश्न बन रहा है, एक प्रश्न को आधार बनाकर कम से कम आपको करंट से कई घटनाएं मिल रही हैं, 4-5 प्रश्न मिल जा रहे हैं। व्याख्या में कितने प्रश्न मिलेंगे, देखिए। समुद्री खाद्य झींगा मात्रा व मूल्य दोनों को दृष्टि से प्रमुख खाद्य निर्यातक वस्तु है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन भारतीय समुद्री खाद्य के मुख्य क्या देश बनकर उभरे हैं, आयातक बनकर उभरे हैं। अन्य विकल्प जैसे केकड़ा व ब्लास्टर की कीमतें अधिक होती हैं, लेकिन उनकी निर्यात मात्रा कम होती है, इसलिए अन्य विकल्प क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। वेल तेल न भारत में बनता है और ना ही आयात में आता है, क्योंकि भारत इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन का सदस्य है और आईडब्ल्यूसी ने वेल शिकार को प्रतिबंधित किया हुआ है। यह व्याख्या है प्रश्न की। प्रश्न की व्याख्या भी इतनी बड़ी है कि हर विकल्प की व्याख्या है, हर विकल्प से आपको प्रश्न मिल रहे हैं। अब देखिए और जानकारी, तकनीक क्या है हमारे पास, मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म का मतलब एक शॉर्टकट तरीका भी आपको दिया जा रहा है, जिसके थ्रू आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। वेल तेल भारत में प्रतिबंधित, अतः इस विकल्प को एलिमिनेट। 4 विकल्प में एक विकल्प खत्म। केकड़ा मीडियम वैल्यू लो वॉल्यूम, भारत में, ये विकल्प भी खत्म। ब्लास्टर हाई वैल्यू बट लो वॉल्यूम एक्सपोर्ट, मुख्य निर्यात नहीं, इसलिए ये विकल्प भी खत्म। बचा केवल झींगा। एक तरीका यह भी होता है कि आप 3 विकल्पों के आधार पर 3 विकल्प समझ लो, और चौथा आपको नहीं भी आ रहा है, 3 अगर गलत हो जाएंगे तो एक सही होगा ही। ये भी एक तरीका होता है एग्जाम में टैकल करने का, ये भी एक तरीका होता है एग्जाम में टैकल करने का। अब देखिए और भी एडिशनल जानकारियां भी इसमें आपको मिल रही हैं। एक आपको मेमोनिक भी दिया गया है कि आप एक मेमोनिक तरीके से, जैसे होता नहीं था पहले, हम लोग जब छोटे थे आवर सांडी याद करते थे, तो आवर सांडी में फिल्मी गानों का था, और अलग अलग मेमोनिक होते हैं लोगों के शॉर्टकट बनाने के, जिससे आपको सामान्य तरीके से चीजें याद हो जाएं। तो ये भी इसमें दिया है, जैसे इसका मेमोनिक क्या है, श्रिम्प शिप्स द मोस्ट। श्रिम्प मतलब सबसे ज्यादा सिप होने वाला उत्पाद, श्रिम्प झींगा ही सही उत्तर है। श्रिम्प शिप्स द मोस्ट, ये एक शॉर्टकट तरीका है। और अदर जो फैक्ट्स हैं, अदर फैक्ट क्या क्या है, संबंध संभावित जो प्रश्न हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। एमपीईडी का मुख्यालय, क्योंकि इसने रिपोर्ट जो है प्रकाशित की है, इसने ही रिपोर्ट प्रकाशित की है, तो ये पूछ सकता है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है कोच्चि, केरल में है।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य क्या है? मत्स्य उत्पादन व निर्यात को बढ़ाना। यह भी एक प्रश्न हो सकता है। भारत का सबसे बड़ा झींगा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। यह भी एक प्रश्न हो सकता है। भारत से झींगा का प्रमुख आयातक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो समुद्री संसाधनों के सतत विकास से संबंधित है। मतलब आपको कितने प्रश्न मिल रहे हैं? आपको एक प्रश्न में कम से कम 10 से 12 प्रश्न मिल रहे हैं, 12-13 प्रश्न मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। झींगा संघ आर्थोपेडा के अंतर्गत किस वर्ग का जलीय जीव है? तो क्रस्टेशिया। ये बायोलॉजी का प्रश्न है, बायोलॉजी का प्रश्न है। इसको सामान्य विज्ञान के प्रश्न में इसको ले लेंगे। ये प्रश्न, ये एनवायरनमेंट का प्रश्न हो सकता है, ये इकोनॉमी का भी प्रश्न हो सकता है, इकोनॉमी का भी प्रश्न हो सकता है और एनवायरनमेंट का भी हो सकता है। ये प्रश्न इकोनॉमी का हो सकता है। और झींगा उत्पादन में प्रमुख तकनीक क्या है? अर्धगहन जल कृषि प्रणाली। ये जो है साइंस टेक का भी प्रश्न हो सकता है। यानी एक प्रश्न में आपको विविध तरीके के प्रश्न मिल रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न है। अब आपको लग रहा होगा कि कई बार रिपीटेड प्रश्न भी लग रहे होंगे कि आप आयोग इस बार पूछ चुका है, एक बार इसके संदर्भ में बात हो चुकी है, लेकिन उसके पीछे का भी कारण होगा, तभी आयोग रिपीटेड प्रश्न भी पूछता है। कहने का मतलब है कि अगर आयोग कोई रिपीटेड सवाल भी आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब है उसके पूछे जाने का भी कोई सामयिक संदर्भ है, उसके पूछे जाने का भी करंट अफेयर से रिलेशन है। अगर करंट अफेयर्स की कोई बहुत बड़ी घटना घटी होगी तो उसको आधार बनाकर जीएस से प्रश्न पूछा जा सकता है। यही मैकेनिज्म है हमारा, और इसी मैकेनिज्म के आधार पर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है, और इसी मैकेनिज्म को आपके दिमाग में डालने के लिए ये टेस्ट सीरीज आई है। ये टेस्ट सीरीज ऑफलाइन के अतिरिक्त मार्केट में भी जाएगी, और मार्केट में आपको एक सुविधा मिलेगी। उस सुविधा में आप अलग अलग बुकलेट लेकर मार्केट से खरीदिए और हमारे टेस्ट सेंटर आके टेस्ट दे सकते हैं। आप बुकलेट खरीदिए, यहाँ आके टेस्ट दीजिए, कोई बात नहीं, ये भी सुविधा आपके पास है। और एक नया तरीका हम बता रहे हैं आपको। अब आपको ओएमआर क्या करना पड़ेगा? फोटो खींचना पड़ेगा। एक ऐप बताऊंगा मैं, उस ऐप से फोटो खींचेंगे ओएमआर का, तो आपको रैंक पता चल जाएगी कि आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी है, कितना अटेम्प्ट आपने क्वेश्चन किया, कितनी गलती है। ये सारी सुविधाएं घटना चक्र आपको दे रहा है। खैर, हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, हमारे टेस्ट से संबंधित दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? उत्तर से दक्षिण की दिशा में निम्नलिखित पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या है? तो ये 4 विकल्प दिए हैं। नल्लामलाई, नीलगिरी, जवादी, अन्नामलाई। अन्नामलाई, जवादी, नीलगिरी, नल्लामलाई। नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी, अन्नामलाई। अन्नामलाई, नीलगिरी, जवादी, नल्लामलाई। तो उत्तर सी सही है, नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी, अन्नामलाई। इसका सामयिक संदर्भ क्या है? इसका सामयिक संदर्भ आप देख लीजिए कि अप्रैल 2025 में केरल, तमिलनाडु ने संयुक्त रूप से नीलगिरी तहर की गणना की। नीलगिरी तहर की गणना की। किसकी? नीलगिरी तहर की गणना की, जिससे यह क्षेत्र फिर से चर्चा में आया। हाल ही में तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में बाघों, सहशिकारियों और उनके आवासों का आकलन शुरू किया गया है। अब यह आकलन वहां शुरू किया गया है, इसलिए वो जीएस की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए वो जीएस का प्रश्न बन सकता है। आयोग ये प्रश्न पूछ सकता है। देखिए, इसमें सब कुछ दिया है, इसमें पूरा मैप भी दिया है। इस मैप के थ्रू, मतलब ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप समझिए पूरा इंसाइक्लोपीडिया दी गई है। देखिए, पहाड़ियां, राज्य, स्थिति ये भी दी गई है। पहाड़ियां, राज्य, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, स्थिति कृष्णा और पेन्ना नदी के मध्य है। जवादी तमिलनाडु, नल्लामलाई के दक्षिण में है। नीलगिरी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक का संगम, जवादी के दक्षिण में है। अन्नामलाई तमिलनाडु केरल सीमा, नीलगिरी के दक्षिण में है। अतः क्रम यह होगा, इसलिए विकल्प सी सही आंसर है। व्याख्या आप देखिए, इसकी व्याख्या की बृहद व्याख्या। संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं? नल्लामलाई पहाड़ियां किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। नीलगिरी पहाड़ियां किन 3 राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं? तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तमिलनाडु में, पलक्कड़ के पास, केरल सीमा पर है। जवादी पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं? तो पूर्वी घाट का हिस्सा है। आयुसीएन के अनुसार नीलगिरी तहर को किस वर्ग में रखा गया है? यह कहां पाया जाता है? संकटग्रस्त जीव है, ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है। मतलब कई सारे प्रश्न आपको मिल रहे हैं। भारत की सबसे ऊंची पश्चिमी घाट चोटी कौन सी है और कहां पर स्थित है?
तो अनाईमुडी केरल में स्थित है। ये सारे संभावित प्रश्न बन सकते हैं और आपको ये दिए जा रहे हैं। एक प्रश्न, 4 विकल्प, चारों विकल्पों की अलग अलग व्याख्या, संभावित प्रश्न, करंट अफेयर से उसका रिलेशन, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। नल्लामलाई पहाड़ियों का संबंध किस टाइगर रिजर्व से है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व से है, ये भी आपको मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब नीलगिरी क्षेत्र के बारे में है, पूर्वी घाट के बारे में है। अब तीसरा प्रश्न चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी घाटी, कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? इस वर्ड पे बहुत ध्यान दिया करिए, कई बार नहीं शब्द पर आपका ध्यान नहीं रहता है और है करके आप चले आते हैं और प्रश्न की जो है बलि चढ़ा देते हैं। और एक प्रश्न की अगर आपने बलि चढ़ा दी तो आप समझिए कि आप कितना पीछे हो जाते हैं कंपटीशन में, कितना पीछे हो जाते हैं, काफी पीछे हो जाते हैं आप। तो ये समझिए, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है, यानी भारत में कौन सी नहीं है? गुरला मानधाता, नंदा देवी, कॉमेट और नंगा पर्वत। देखिए ये 3 पर्वत तो आपको याद ही होंगे। एलिमिनेशन की टेक्निक यही होती है, कोई विकल्प अगर एलिमिनेट करना है तो उसकी टेक्निक क्या होती है? उसकी टेक्निक यही होती है, उसकी टेक्निक यह है कि 3 अगर गलत है तो एक क्या होगा? सही होगा। ये भी एक टेक्निक होती है अपनी क्वेश्चन को सही करने की। मान लीजिए आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसकी भी अपनी एक टेक्निक होती है, इसके माध्यम से आप ये समझ पाते हैं कि अगर 3 गलत है तो एक सही होगा ही होगा। तो उत्तर ए सही है। अब इसका सामयिक संदर्भ क्यों है, प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका सामयिक संदर्भ है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जो कोविड-19 और भारत चीन सीमा तनाव के कारण 2020 से रुकी थी, अब 2025 में वो शुरू हो गई है। 5 साल बाद एक ऐतिहासिक यात्रा मानी जाती है। रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भारत एक धर्म प्रधान देश है और रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ये यात्रा महत्वपूर्ण मानी जाती है। और भारत चीन सीमा के बीच जो 2020 में तनाव हुआ था, कहां हुआ था? गलवान घाटी में, गलवान घाटी में तनाव हुआ था भारत चीन सीमा के बीच। इस तनाव के बाद क्या हुआ था? इस यात्रा को रोक दिया गया था और ये यात्रा 5 साल बाद फिर शुरू हो रही है। अब अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आपको पता है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या होता है कि अगर कोई घटना ऐसी हो जो बाइलेटरल रिलेशन को, यानी द्विपक्षीय संबंध को प्रभावित करे या द्विपक्षीय संबंध बेहतर होने से कोई नया इंसिडेंट, कोई नई परिघटना होती है, तो वो परिघटना सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है। भारत चीन के बीच अगर संबंध सहज हो रहे हैं, और इस संबंध का पर्याय क्या है? अगर संबंध बेहतर हो रहे हैं तो उसकी परिणति क्या है? उसका परिणाम है कि मानसरोवर यात्रा शुरू हो रही है और ये एक बड़ी परिघटना है। और अगर कोई बड़ी परिघटना लाइमलाइट में आ रही है तो वो परीक्षा की दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण है, ये समझिए। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देख लीजिए। गुरला मानधाता पर्वत शिखर पश्चिमी तिब्बत में नेपाल के उत्तर पश्चिम सीमा के निकट अवस्थित है। अब भारतीय और गैर भारतीय चोटियों की स्थिति क्या है? अब गुरला मानधाता जो चोटी है, ये चोटी ये पश्चिमी तिब्बत और तिब्बत में इसका ये वहां पाई जाती है, वहां अवस्थित है। पहले आपको पता है कि तिब्बत एक स्वतंत्र देश था, एक बफर स्टेट था जो भारत और चीन के बीच था, लेकिन बाद में चीन ने इस पर कब्जा कर लिया और भारत सबसे पहले इसको मान्यता देने वाले देशों में से था। अब इसका देश क्या हो गया? ये चीन का हो गया है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, भारत अरुणाचल। कामेट उत्तराखंड भारत। नंगा पर्वत गिलगित बाल्टिस्तान भारतीय पीओके। अब सीमित जानकारी में भी उत्तर तक पहुंचने की तकनीक। इस प्रश्न में कोई गेसिंग ट्रिक की जरूरत नहीं, यह एक पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित प्रश्न है। बता दिया गया है कि गेसिंग की जरूरत नहीं, फैक्ट्स पर आधारित है। ये सारा मैप दे दिया गया है, जिस मैप पे जो चीज आपको देखनी हो उसको आप देख सकते हैं।
ये एक सामान्य तरीके से वाला प्रश्न था। अब अन्य जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उनको भी आप डिस्कस कर लें। नंगा पर्वत किस क्षेत्र में है? तो नंगा पर्वत गिलगित बाल्टिस्तान भारत के पीओके क्षेत्र में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के क्षेत्र में है। भले स्वाभाविक तौर पर, प्राकृतिक तौर पर डायरेक्टली भारत का इस पे कब्जा ना हो, लेकिन भारत ये मानता है कि पीओके उसका हिस्सा है और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। कामेट चोटी कहाँ है, किस राज्य में? ये उत्तराखंड में है। वहां अरुणाचल गलती से लिख गया था, उसको आप माइंड मत करिएगा, अरुणाचल नहीं है वो उत्तराखंड ही है। भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर स्थित अंतिम प्रमुख चोटी कौन सी है? तो नामचा बर्मा। पूर्वोत्तर पे नामचा बर्मा अक्सर विवाद में रहती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा किन दो देशों के बीच संबंधों से जुड़ी हुई? मैंने बताया भारत तिब्बत, क्या भारत चीन से जुड़ी हुई है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में है? ये नंदा देवी है, 7,816 मीटर इसकी ऊंचाई है। कक्ष, आगे चौथा प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न है। कक्ष का भूदृश्य है, कक्ष का भूदृश्य है, तो 4 इसमें विकल्प है। निम्नस्थ समतल तथा बालू का मैदान, अच्छी फसल वाली उपजाऊ भूमि, केवल बालू और पहाड़ी। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर ए है, निम्नस्थ समतल तथा बालूकामय मैदान। ये इसका उत्तर है, इसका उत्तर है। अब इसका सामयिक संदर्भ क्या है? जीएस का सामयिक संदर्भ है, क्यों ये सवाल बन सकता है? तो जून 2025 में क्या हुआ है? अदानी समूह ने कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो ये सीरीज करंट की भी आपकी तैयारी हो रही है, एक तरह से करंट की घटनाओं से भी आप दो चार हो रहे हैं और जीएस से भी आप जो है लगातार जुड़ के उसकी व्याख्या के संदर्भ में पहुंच रहे हैं। ये एक बेहतर चीज है। और जनवरी 2025 में क्या घटना हुई है? गुनेरी गांव का इनलैंड मैंग्रोव एरिया गुजरात का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बना है। ये दो करंट की घटनाएं हैं, जो बड़ी करंट की घटनाएं हैं, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जीएस का ये प्रश्न वहां से बन सकता है। बार बार इस बात को इंगित कर रहा हूं कि कोई भी जीएस का प्रश्न, मैं बार बार इस बात को इंगित क्यों करता हूं? बार बार इस बात को जब मैं इंगित करता हूं, कोई भी, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, कोई भी जीएस का प्रश्न यूं ही नहीं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आयोग 150 प्रश्न बना रहा है पेपर में, 150 क्वेश्चन जीएस में अगर आयोग बना रहा है, तो इसके पीछे उसका कोई ना कोई लॉजिक होगा, इसके पीछे कोई ना कोई इसका लॉजिक होगा, कोई तर्क होगा, जिस लॉजिक को आधार बनाकर वो जीएस के प्रश्न को रख रहा है। भाई 150 क्वेश्चन में आप अंदाजा लगाओ, आयोग के अगर आप सिलेबस में जाएंगे तो मुझे लगता है कि 2.5 लाख प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन वो 150 प्रश्न ही क्यों पूछ रहा है? और उसका जो बेसिस रीजन है वो है क्या? सामयिक संदर्भ। कोई करंट की घटना इंपॉर्टेंट है और उस करंट की घटना को उठाकर जीएस रिलेट करके पूछ ले रहा है, यह चीज समझने की जरूरत है। इसीलिए जीएस यूं ही हवा में जीएस नहीं है, उसके पीछे का अपना बेसिस है, उसके पीछे का अपना आधार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह करंट घटना है, अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। कक्ष का भू स्वरूप कैसा है, विशेषता क्या है? लैंडस्केप कैसा है? अगर लैंडस्केप की बात की जाए कक्ष की, तो इसमें नमक के मैदान, रेगिस्तान, पहाड़ियां, दलदली और रेत युक्त भूभाग शामिल हैं। किसकी बात हो रही है? कक्ष की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? कक्ष की बात हो रही है। किसकी? कक्ष की बात हो रही है। प्रमुख भाग क्या है? ग्रेट रण, लिटिल रन। जलवायु कैसी है यहाँ की? अर्ध शुष्क कम वर्षा, अर्ध शुष्क कम वर्षा यहाँ होती है। मिट्टी कैसी है? रेतीली और क्षारीय मिट्टी। कृषि कैसी होती है?
सीमित केवल कुछ भागों में सिंचित कृषि होती है। यहाँ पे वनस्पति कैसी है? घास के मैदान व कांटेदार झाड़ियां हैं। यहाँ पे घास के मैदान और कांटेदार झाड़ियां। प्रमुख अभ्यारण्य क्या है? प्रमुख अभ्यारण्य क्या है? कच्छ मरुभूमि वन्य भूमि अभ्यारण्य, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, कच्छ बस्तर अभ्यारण्य। अतः कक्ष का भूदृश्य निम्न समतल तथा बालुकामय मैदान है। व्याख्या उत्तर। सामयिक संदर्भ। अब और क्या है इसमें? अदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी दिया है। सीमित जानकारी में उत्तर तक पहुंचने की ट्रिक है अपनी, ये ट्रिक दी गई है। अच्छी उपजाऊ भूमि, कक्ष में अच्छी उपजाऊ भूमि हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है, अर्धशुष्क है। कक्ष की भूमि रेतीली और क्षारीय है, केवल बालू। कक्ष में सिर्फ बालू नहीं, नमक की परतें भी हैं। पहाड़ी, कक्ष में कोई बड़ी पहाड़ी नहीं है, यद्यपि काला डूंगर 462 मीटर कम ऊंचाई वाली श्रृंखलाएं इसकी अस्त्राकृति की भाग हैं। अतः विकल्प एक एकमात्र सटीक उत्तर है। क्या? विकल्प ए एकमात्र सटीक उत्तर है। अब संबद्ध जो संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं? हाल ही में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन कक्ष गुजरात में किस समूह ने बनाया है और उसकी क्षमता कितनी है? आपको याद है, अभी मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया था। अडानी ग्रुप, और इसकी क्षमता 5 मेगावाट। क्षमता कितनी है इसकी? 5 मेगावाट है। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा है? मुनेरी गांव है। एक प्रश्न ये है। कक्ष का प्रसिद्ध संरक्षण केंद्र कौन सा है? तो वो है वाइल्ड एस सेंचुरी। कक्ष की जलवायु किस प्रकार की है? मैंने आपको पहले ही बताया, सेमी एरिड, अर्ध शुष्क। कक्ष क्षेत्र में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? तो रबारी, जट, भरवाड़ आदि इतनी जनजातियां पाई जाती हैं। बानी घास भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? बानी घास भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? पारंपरिक चारागाह, वन्यजीव और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अब पांचवा प्रश्न है। कहने का मतलब है टेस्ट सीरीज में आप देख रहे हैं कि हमारी टेस्ट सीरीज कैसे है, किस तरह से है। इस टेस्ट सीरीज को हम डिस्कस कर रहे हैं आज। पांचवा प्रश्न है, पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। 4 विकल्प हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य में, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्य में, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश राज्य में, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा राज्य में है। ये 4 संदर्भ है। इसमें एक विकल्प का आपको क्या करना है? चयन करना है। तो सी सही आंसर है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश राज्य में है। सामयिक संदर्भ क्या है? पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने पूर्ण राज्य दिया जाने की मांग के संदर्भ में उपराष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था। पुदुचेरी विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू हुआ। 2 घटनाएं हुई। व्याख्या इसकी देख लीजिए। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश 4 भागों में विभाजित है। मुख्य भाग क्या है? कराईमल माहे एनम किस राज्य में है? राज्य के बारे में दिया है। सीमित जानकारी में उत्तर तक पहुंचने की ट्रिक है और स्मृति सहायक सूत्र भी इसमें है और संबद्ध संभावित प्रश्न है। संबद्ध संभावित प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पुदुचेरी कितने भौगोलिक भागों में बटा हुआ है? 4। पुदुचेरी का कौन सा भाग केरल में स्थित है? तो कौन सा भाग है? माहे। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जून 2025 में कहां लागू हुआ? पुदुचेरी विधानसभा में। केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा ऐसा प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला है? पुडुचेरी में। पुडुचेरी विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 33। 30 निर्वाचित, 3 मनोनीत। पुदुचेरी ने संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त किया है? तो अनुच्छेद 239A। ये है। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कौन से ज्वालामुखी क्रियाशील है? 4 ज्वालामुखी हैं। कौन से ज्वालामुखी क्रियाशील हैं? पहला है एकांकागुआ, दूसरा है एटना, तीसरा है किलिमंजारो और चौथा है विसुवियस। तो इसमें डी आंसर सही है। 2 और 4। मैंने आपको बताया कि प्रत्येक जीएस के प्रश्न के पीछे कोई सामयिक संदर्भ छिपा होता है। अब इसको आप फिर से रिपीट करेंगे। देयर इज, इसको ऐसे समझिए, रीजन
बिहाइंड एनीथिंग, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण है। तो जीएस का अगर कोई प्रश्न बन रहा है, उसके पीछे क्या घटना है? करंट अफेयर्स की कोई घटना है। करंट अफेयर्स की कोई बहुत बड़ी घटना होगी, जीएस का प्रश्न बनेगा, और इसी को बनाने का प्रयास किया है। सामयिक संदर्भ ये लिखा है। सामयिक संदर्भ के अलावा व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या की चर्चा कर लेते हैं। सामयिक संदर्भ देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, वैश्विक स्तर की घटना है। सामयिक संदर्भ क्या है? 2 जून 2025 को यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना में शक्तिशाली उद्गार हुआ। विसुवियस इटली क्षेत्र को रेड जोन घोषित किया गया है तथा संभावित विस्फोट हेतु निकासी योजना तैयार की गई है। ये एक करंट अफेयर्स रिलेटेड घटना है। अब ज्वालामुखी की प्रकृति लिखी है पूरी। एकांकागुआ, जैसे एकांकागुआ के बारे में हम बात करेंगे। स्थिति कहाँ है? अर्जेंटीना में है। पर्वत कौन सा है? एंडीज की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है ये। और ये कैसा ज्वालामुखी है? इसकी प्रकृति कैसी है? ये निष्क्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद एटना के संदर्भ में विचार करेंगे तो ये कहाँ स्थित है? इटली में अवस्थित है। प्रकार है ज्वालामुखी है और ये अत्यंत सक्रिय है। फिर हम किलिमंजारो के संदर्भ में चर्चा करेंगे। कहाँ है ये तंजानिया देश में है। तंजानिया कहाँ है? इसके बारे में आप सोचिए, विचार करिए, बताइए, कमेंट करिए। ये ज्वालामुखी है और ये क्या है? ये डोरमेंट ज्वालामुखी है, यानी सुप्त ज्वालामुखी है। और अंतिम जो ज्वालामुखी जिसके संदर्भ में चर्चा हुई थी, विसुवियस, ये कहाँ है? इटली में है और ये अंतिम विस्फोट 1944 में हुआ है। सक्रिय माना जा सकता है। ये है व्याख्या। स्मार्ट गेसिंग दी गई है, गेसिंग तकनीक है, इसमें जी सहायक सूत्र भी है और संबद्ध संभावित प्रश्न है। इसमें कई सारे प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। जैसे माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, ये सब एक्सप्लेनेशन आपको टेस्ट सीरीज में मिल रहा है। टेस्ट सीरीज तो मिल ही रही है, क्वेश्चन भी आपको सही मिल रहा है, लेकिन व्याख्या भी बहुत यूनिक तरीके की मिल रही है। व्याख्या में उस मैकेनिज्म को बताया गया है कि जिस मैकेनिज्म से आयोग कोई प्रश्न बनाता है। अब आप ये समझिए, छोटी सी अगर बात करें हम, एक क्वेश्चन उठाते हैं, एक क्वेश्चन उठाते हैं, इसमें विकल्प कितना होता है? 1 2 4, 4 विकल्प होते हैं इसमें एक प्रश्न में। अब इसका एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन, चारों का एक्सप्लेनेशन होता है, चारों का अपना एक्सप्लेनेशन होता है। पहली चीज तो 4 प्रश्न आपको ये मिल जाते हैं, 4 क्वेश्चन, इसमें कोई ना कोई एडिशनल जानकारी आपको मिलती है। 4 प्रश्न ये हो गया, एक प्रश्न बेसिक हो गया, एक ये, कुल कितना हो गया प्रश्न? 5 हो गया। ये 5 प्रश्न हो गए। करंट की सामयिक संदर्भ आपको मिल रहा है, करंट अफेयर्स की घटनाएं, कम से कम मान के चलिए ये मिल रहा है 2 प्रश्न, और आपको कम से कम 6 क्वेश्चन संबद्ध मिल रहे हैं। संबद्ध, सॉरी, संबद्ध मिल रहे हैं। 5 2 और 6, 13 प्रश्न, 13 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में आपकी 13 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, एक प्रश्न में 13 क्वेश्चन। और एक पूरे टेस्ट में कितने प्रश्न होते हैं? 150। तो 150 गुणे 13, 13 0 0 65, 1950 क्वेश्चन। एक टेस्ट में 1950 क्वेश्चन, और हमारी टेस्ट कितनी है? टेस्ट सीरीज 1950 इंटू 8,
15,700 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। 15,700 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे अगर आप इस टेस्ट को लेते हैं तो। एक टेस्ट को लेने पर, एक टेस्ट सीरीज लेने पर 899 की टेस्ट सीरीज है, 799 सॉरी, और ऑफलाइन देंगे तो 999। 999 अगर ऑफलाइन आप देंगे और ऑनलाइन 799, लिंक लगाने पर कुछ परसेंट आपको छूट भी मिल जाएगी। आपके कितने प्रश्न तैयार हो जाएंगे? 15,700 प्रश्न। 15,700 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे और मैं डिस्कस भी कर रहा हूं क्वेश्चंस को। आप उसकी प्रकृति देखिए, उसका नेचर देखिए, अपने आप को भी इवॉल्व करिए कि आप कैसे स्मार्ट गेसिंग कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं आयोग कैसे प्रश्न बनाता है। लोग कहते हैं ना हमने फंसा दिया। कैसे फंसा दिया भाई? क्या स्ट्रेटजी है? तुक्का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोटी सी बुक दे देंगे आपको, इतनी मोटी, और कहेंगे हमारे प्रश्न भाई 40 प्रश्न फंस गए हैं। भाई जब तुम पूरा सिलेबस ही दे रहे हो तो 40 प्रश्न पर फंसना क्या बड़ी बात है? असली गेम ये है कि आप आयोग की जो स्ट्रेटजी है उसको समझने का प्रयास करिए। और सही मायने में आपको मैं बताऊं, आयोग भी ये चाहता है कि आप उस स्ट्रेटजी को समझें। और अगर आप उस स्ट्रेटजी को समझ जाओगे ना, तब आप इस स्थिति में पहुंच जाओगे कि ब्यूरोक्रेसी यानी ब्यूरोक्रेसी में जाने के लिए आयोग जो आपसे उम्मीद, अपेक्षा, आकांक्षा रख रहा है, उस उम्मीद, अपेक्षा, आकांक्षा को आप पूरा कर रहे हैं कि नहीं। और इसी स्ट्रेटजी को डिस्क्लोज किया जा रहा है यहाँ पे प्रश्नों के माध्यम से। आप जुड़े रहिए प्रश्नों के माध्यम से। अब इसमें जो फैक्ट्स मिल रहे हैं इसके संदर्भ में चर्चा करते हैं हम लोग। कई सारे मिल रहे हैं आपको। माउंट एटना ज्वालामुखी कहां स्थित है? इटली में, सिसिली द्वीप पर। विसुवियस ज्वालामुखी ने किस ऐतिहासिक नगर को नष्ट किया? पोम्पेई। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? एकांकागुआ, लेकिन यह सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। माउंट किलिमंजारो की स्थिति क्या है? सुप्त। कहां है? अफ्रीका में सबसे, और तंजानिया देश में है। इटली के सक्रिय ज्वालामुखियों के नाम बताइए? माउंट एटना, विसुवियस, स्ट्रोम्बोली। आगे बढ़ते हैं, 7वें प्रश्न चलते हैं। पहले टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं। निम्नलिखित में से रिंग ऑफ फायर संबद्ध है? रिंग ऑफ फायर संबद्ध है। 4 विकल्प: भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से, जंगल की आग से। 4 विकल्प हैं, 1 2 3, 2 3, 2 4, 1 2, 1 2 4। उत्तर ए है। उत्तर ए का मतलब ये है 1 2 3, भूकंप, ज्वालामुखी और प्रशांत महासागर। जंगल की आग से संदर्भ, ये बहुत सिंपल था क्वेश्चन है। जंगल की आग अगर आप एलिमिनेट कर दोगे तो आप 3 विकल्प आपको मिल जाएगा। अब इसका सामयिक संदर्भ क्या है? इसका भी कोई करंट का संदर्भ होगा। तो इसका सामयिक संदर्भ क्या है? अप्रैल 2024 में रिक्टर पैमाने पर 7.4 की तीव्रता वाले भूकंप ने ताइवान को प्रभावित किया। ये इसका सामयिक संदर्भ है। अब रिंग ऑफ फायर क्या है? रिंग ऑफ फायर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस व्याख्या में मिल रही है। रिंग ऑफ फायर क्या है? विवरण क्या है? स्थान क्या है? स्थान प्रशांत महासागर की परिधि पर है। ये लंबाई कितनी है? लगभग 40,000 किलोमीटर है इसकी लंबाई। विशेषता क्या है? भूकंप और ज्वालामुखी की बारंबारता इसकी विशेषता है। देश कौन कौन से यहाँ पे हैं? अगर देशों के संदर्भ में आप चर्चा करेंगे तो जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, चिली, अमेरिका, ये देश हैं। कारण क्या है? टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा, सबडक्शन जोन और फॉल्ट लाइंस। और इसके बारे में पूरा विस्तार से आपको यहाँ मिल रहा है। मतलब आपको सब कुछ जो है विस्तार से यहाँ पे मिल रहा है। संबंधित फैक्ट मिल रहे हैं, ये सारी चीजें मिल रहे हैं। कहने का मतलब है कि इस टेस्ट सीरीज से आपको बहुत लाभ होगा। मैंने बताया कि आपको 15,700 प्रश्नों से आप गुजरेंगे। तो आप इस टेस्ट सीरीज को आप देर नहीं करिए। ऑफलाइन के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो हमारा ऑफलाइन जो सेंटर है ये एलनगंज में है। होली ट्रिनिटी स्कूल है। होली ट्रिनिटी स्कूल है, उसके बगल में है। और इसकी फीस 999 है। और ऑनलाइन में आप दुनिया के किसी कोने में हो आप दे सकते हैं। इसकी फीस 799 में है। और मैं कमेंट में एक लिंक पिन कर दे रहा हूँ, उस लिंक के माध्यम से ये कोर्स कुछ % छूट के साथ आपको प्राप्त हो जाएगा। बने रहिए घटना चक्र के साथ। नमस्कार।